Hello everyone. So today we will discuss some of the important questions. ये basically आपके PYQs होंगे APO के एग्जाम के लिए and these are some questions specifically from BNS. Basically ये IPC के questions हैं but मैं जब आपको इसका solution बताऊंगी तो मैं आपको BNS के according बताऊंगी इसका solution. These are some questions from the previous year question paper of the APO exam. और ये आपके बिहार APO के लिए कुछ important MCQs हैं जिससे आपको important provisions का पता लगेगा, साथ ही साथ आपको एक आइडिया मिलेगा as to किस टाइप के questions आपके बिहार APO के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, specifically from the segment of BNS. So let's start with the very first question. See, ओके सो पहले मैं आपको बता देती हूं कि हम यहां जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे उससे आपको एग्जैक्टली एक क्लियर पिक्चर समझ आ जाएगी दैट जनरली द डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड. मैं आपको यहां पे 50 क्वेश्चंस डील करने वाली हूं जिसमें से आप नोटिस करोगे कि अराउंड 80 to 85 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड. रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस या रिमेनिंग 25% क्वेश्चंस अगर बात करें तो वो कुछ एग्जाम्पल बेस्ड मतलब इलस्ट्रेशन बेस्ड, या फिर अगर बात की जाए केस लॉ की तो कुछ क्वेश्चंस केस लॉ बेस्ड भी है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो दे आर डायरेक्ट, दे आर टोटली डायरेक्ट, बेस्ड अपॉन द सेक्शन नंबर, बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन, बट डायरेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग द क्वेश्चंस. So, सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी. अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया यहां आईपीसी लिखा है क्योंकि ये पीवाईक्यूज के हैं. पीवाईक्यूज मतलब इसके पहले तक आईपीसी हुआ करता था. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट बीएनएस इज बीइंग आस्क्ड. तो हमारे पास क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज है वो आईपीसी के हैं, हम इनको बीएनएस के अकॉर्डिंग समझेंगे. सो इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी द वर्ड एक्ट इज डिफाइंड. तो अगर बात की जाए आईपीसी की, पहले 33 में दिया गया था बट नाउ इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस. अब वो सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस में दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखेंगे, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी द पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हैज बीन प्रोवाइडेड. सो अगेन ये भी आईपीसी के अकॉर्डिंग है, बट अब बीएनएस की बात करें, सेक्शन 126 डील्स विथ द पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. आगे देखेंगे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी द वर्ड ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड. सो नाउ द वर्ड ऑफेंस पहले आईपीसी में सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया था, बट नाउ अंडर बीएनएस इट इज सेक्शन 2 क्लॉज 24. अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखेंगे, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी द वर्ड एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड. अब एक्सटॉर्शन पहले आईपीसी में जब हम देखते थे तो सेक्शन 383 में हम एक्सटॉर्शन के बारे में पढ़ते थे, बट नाउ when we talk about BNS, तो अब BNS में extortion is given under section 308. This is 308 के अंदर हम BNS में extortion की definition पढ़ते हैं. आप देखेंगे ये सारे के सारे आपके PYQs के क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है. So in which section of IPC the word cruelty is defined. क्रूअल्टी की अगर बात की जाए तो वो पहले आईपीसी में सेक्शन 498 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी में दिया गया था, विच इज नाउ सेक्शन 86 ऑफ बीएनएस, जो अब सेक्शन 86 ऑफ बीएनएस में दिया गया है. नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड. अब अगेन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड पहले आईपीसी में डील किया गया था, बीएनएस में भी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है, बट नाउ ओनली अ स्पेसिफिक
फॉर्म ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज देयर, एग्जैक्टली सेम ऑफेंस को हमने बीएनएस में रिटेन नहीं किया है, इसीलिए we'll move to next question. In which section of IPC the word good faith has not been used basically? So good faith word किस सेक्शन में यूज नहीं किया गया है? सो अगर आप देखोगे आईपीसी के अकॉर्डिंग सेक्शन 90 जहां पे कंसेंट को डिफाइन किया गया है, कंसेंट की डेफिनेशन में गुड फेथ वर्ड यूज नहीं किया गया था। वो कंसेंट की डेफिनेशन जो पहले सेक्शन 90 में थी, बट नाउ इट इज सेक्शन 28 ऑफ बीएनएस। देखो जब आप 89 पढ़ते थे आईपीसी का, उसमें भी गुड फेथ है, सिमिलरली 92, 93 सब में गुड फेथ है, बट 90 जहां कंसेंट की डेफिनेशन दी गई थी वहां गुड फेथ वर्ड यूज नहीं हुआ है, which is now section 28 of BNS. आगे देखेंगे, unlawful assembly has been defined in dash section of IPC. अब अगेन पहले हमें पता है सेक्शन 141 आईपीसी में अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया था, which is now सेक्शन 189 ऑफ बीएनएस। अब वो सेक्शन 189 ऑफ बीएनएस में डिफाइन किया गया। आगे देखेंगे, देखो अब हमारे पास, तब से हम बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस देख रहे थे, अब हमारे पास एक इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आया है। ए मीट्स बी ऑन नेशनल हाईवे, शोज हिम अ पिस्टल एंड डिमांड्स बी's पर्स। अगर आपको याद हो, ये एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन है बैराक का, जो इन्होंने उठा के पीवाईक्यू में हमें मिलता है, एज इन इन्होंने उठा के क्वेश्चन पेपर में दिया। सो एज इट इज इलस्ट्रेशन हैज बीन आस्क्ड, बी इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर्स हिज पर्स। सो उसने उसको पिस्टल दिखा के उससे पर्स मांगा, उसने सरेंडर कर दिया, मतलब अपना पर्स हैंड ओवर कर दिया। Which of the following offenses has been committed? So as we all know, this is the offense of robbery, because here extortion has been committed, fear of injury दिया गया है और उसके अंडर सामने वाले को इंड्यूस किया गया है to deliver the property, but the fear is regarding instant death, क्योंकि पिस्टल शो हुआ है। तो जब fear of death के अंदर प्रॉपर्टी डिलीवर करवाई जाती है, that extortion gets converted into robbery, इसीलिए the answer will be robbery। अब ये as it is illustration है आपके बैराक का। All right, आगे देखेंगे, the punishment for the offense of importing girls from any country outside India or from Jammu and Kashmir is up to 10 years if the age of the girl is under 18 years is the correct answer here. Again, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट क्वेश्चंस है, या तो डायरेक्ट सेक्शन नंबर की बात करें, पहले हमने सेक्शन नंबर बेस्ड क्वेश्चंस देखे, फिर हमने एक इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन देखा, और अब हम सेक्शन की लैंग्वेज पे से डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सेक्शन की लैंग्वेज में 18 इयर्स हैज बीन मेंशन्ड, उसी 18 इयर्स सेक्शन की लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विथ द डिफेंस ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन? अब इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन जो पहले आईपीसी के सेक्शन 85 में दिया गया था, विच इज नाउ सेक्शन 23 ऑफ बीएनएस, जो अब बीएनएस का सेक्शन 23 है। दैट इज द करेक्ट आंसर। So the right of private defense of body extends to causing death if there is apprehension of death, apprehension of grievous hurt, intention of committing rape, या all of the above। हमें पता है, हम जब सेक्शन 38 ऑफ बीएनएस पढ़ते हैं, सेक्शन 38 ऑफ बीएनएस, वहां पे कब
प्राइवेट डिफेंस टू बॉडी के केसेस में डेथ भी कॉज की जाती है, उसके इंस्टेंसेस दिए हैं, एंड अकॉर्डिंगली इट इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल राइट, सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर. इसके बाद देखेंगे सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया is a case on which of the following. So basically it is a case upon rape, जो हम पढ़ते हैं. In which case the court made a very clear distinction between common intention and similar intention. कोर्ट ने common intention और similar intention के बारे में कौन से केस में बताया है? That is महबूब शाह versus King Emperor, which is regarding कॉमन इंटेंशन. और कॉमन इंटेंशन अब बीएनएस में कहां दिया गया है? इट इज गिवन अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस, विच वाज अर्लियर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी. आगे देखेंगे, देखो असॉल्ट अंडर सेक्शन 351 ऑफ आईपीसी कैन बी कॉज्ड बाय. अब देखो वापस से लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, सेक्शन से वापस से अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आया है कि असॉल्ट की डेफिनेशन में लैंग्वेज क्या यूज हुई है. सो एज वी ऑल नो असॉल्ट की डेफिनेशन में दोनों वर्ड्स यूज हुए हैं, जेस्चर एंड प्रिपरेशन. सो डी इज द करेक्ट आंसर, जेस्चर और प्रिपरेशन. नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ. कब आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हो सामने वाले अग्रेसर की? And that was basically given under section 103 of IPC. वो 103 of IPC में दिया गया था, which is basically now section 41 of BNS, जो अब section 41 of BNS में दिया गया है. ओके, देखेंगे misappropriation of property has been defined under dash section of IPC. अब पहले हमें पता है सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस डिफाइन किया गया था, विच इज नाउ सेक्शन 314 ऑफ आईपीसी, जो अब सेक्शन 314 ऑफ आईपीसी में दिया गया है. सो विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. सो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स रिलेटेड ऑफेंसेस, अगर मैं बीएनएस की बात करूं, क्योंकि अब हम बीएनएस पे स्विच हो चुके हैं, सो अब सेक्शन 159 से लेके सेक्शन 159 से लेके 168 तक दिए गए हैं आर्मी, नेवी रिलेटेड ऑफेंसेस. अगेन डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय. अब ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट जो आप पढ़ते हो सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस के अंदर, जो पहले 107 ऑफ आईपीसी हुआ करता था, किस तरीके से किया जा सकता है? इट कैन बी डन बाय इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी एंड इंटेंशनल एडिंग. सो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे. अंडर द आईपीसी द डिफेंस ऑफ कंसेंट is not available in cases of. कंसेंट का डिफेंस कब नहीं क्लेम कर सकते हैं? सो इट इज ऑप्शन सी, whenever there is a consent to cause death or to cause grievous hurt. All right. The hangman. All right. ये hangman वाला क्वेश्चन मल्टीपल स्टेट्स में पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है hangman वाला. Hangman who hangs the prisoner in pursuance of the order of the court. That means hangman वो person होता है, the one who executes the death sentence by hanging a person upon the order of the court. अब that person hangs a person मतलब causes the death, but he is exempted under the IPC. अब IPC में जो है वो पहले सेक्शन 78 में exempted हुआ करता था. Act done upon the order of the court, act done upon the direction of the court is excusable. लेकिन अब अगर हम बीएनएस की बात करें तो सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 17 तक मिस्टेक की बात की गई है, एंड हैंगमैन वाला जो सिचुएशन है
वो सेक्शन 16 में फॉल होगी बीएनएस की. So hangman is exempted because his act is an act done under the direction of the court. A incites a dog to spring upon Z without Z's consent with the intention to annoy Z. तो जब किसी के अगेंस्ट फोर्स यूज किया जाता है by inciting an animal, by inducing an animal without that person's consent and with the intention to cause fear, injury or annoyance to that person, तो उस ऑफेंस को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्रिमिनल फोर्स. एग्जैक्टली वही यहां पे ए ने कमिट किया है. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, क्रिमिनल फोर्स. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट. थेफ्ट की डेफिनेशन में इसमें से क्या नहीं फॉल होता है? सो बेसिकली अगेन अ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन. रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ये होता है. रिमूवल मतलब मूविंग की बात की जा रही है. आउट ऑफ द ओनरशिप ऑफ दैट पर्सन, ये हमें पता है इनकरेक्ट है, बिकॉज ओनरशिप नहीं, हमेशा पोजेशन देखा जाता है. बट अगेन जस्ट बिकॉज ऑप्शन बी हमें करेक्ट पता लग रहा है, दैट डजंट मीन कि हम बाकी के ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे. ये बहुत बड़ी गलती है जो एस्पिरेंट्स करते हैं कि अगर ऑप्शन ए पढ़ा वही सही लग रहा है तो उसको बिना बाकी के 3 बिना पढ़े ए को टिक करके आ जाते हैं, और हमें पता लगता है बाद में कि आंसर गलत निकला बिकॉज देयर वाज सम अदर ऑप्शन विच वाज मोर एप्रोप्रिएट. इसीलिए बी वेरी क्लियर दैट यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस वेरी केयरफुली. सो आउट ऑफ द पोजेशन होना चाहिए, यहां ओनरशिप लिखा है, बट स्टिल विदाउट द कंसेंट भी वहां पे होता है, विद द इंटेंट टू टेक अवे दैट प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन. सो आंसर इज बी, ओनरशिप नहीं होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए. ओके, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ एफ्रे. एफ्रे के लिए इनमें से क्या रिक्वायर्ड नहीं होता है? 5 और मोर पर्सन. अगेन ऑप्शन ए पढ़ते ही मुझे मेरा करेक्ट आंसर मिल गया है, बिकॉज एफ्रे में 5 और मोर पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अनलॉफुल असेंबली के लिए होती है. बट आगे भी पढ़ेंगे. फाइटिंग जरूरी है, पब्लिक प्लेस जरूरी है, डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस जरूरी है. सो वी नो ए इज द करेक्ट आंसर. 5 और मोर पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस. इनमें से क्या ऑफेंस नहीं है? अगेन जब हम ऑप्शन 1 पढ़ रहे हैं, ऑप्शन ए वही करेक्ट आंसर है, बिकॉज सुसाइड is not an offense, even though it is prohibited by law, but it is not an offense under IPC or BNS. But आगे के options भी देखेंगे. Attempt to commit suicide is an offense, murder is an offense, attempt to murder is an offense. Option A is the correct answer. How many types of punishments have been prescribed under the IPC? अब हमें पता है कि now a new punishment, जो भी पनिशमेंट्स पहले थी उन सब में एक नई पनिशमेंट ऐड की गई है, जिससे अब हमारे पास टोटल 6 पनिशमेंट्स हैं. एंड द न्यू पनिशमेंट विच इज एडेड इज कम्युनिटी सर्विस. हमें पता होना चाहिए कम्युनिटी सर्विस ऐड हुई है नई, विच इज बेसिकली डिफाइंड अंडर सेक्शन 23 ऑफ BNSS. BNSS के सेक्शन 23 में कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन किया गया है. ऑल राइट, आगे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 27. मैन इज डिफाइंड अंडर. तो मैन की डेफिनेशन अब अगर बात की जाए तो सेक्शन 2 क्लॉज 19 में दिया गया है ऑफ BNS. डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन. आगे देखेंगे. सेक्शन 1 ऑफ IPC डील्स विथ डेफिनेशन ऑफ क्राइम. नो. टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट, ये करेक्ट है, बट आगे भी पढ़ेंगे. टाइटल एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, नन ऑफ द अबव. तो हम इसको टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन को मार्क करेंगे. दैट इज द करेक्ट आंसर हियर. अब हमारे पास एक वापस से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है. सो ए हैज मेड अ फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन द कंप्यूटर and obtained the goods on the basis of that record. ए ने एक फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया, और सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाया, क्योंकि अगर सिर्फ रिकॉर्ड बनाया होता
तो मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट या फिर फॉर्जरी के लिए हम उसको लाइबल करते। यहां पे उसने क्या किया है, उस डॉक्यूमेंट को यूज करके he has also obtained goods on the basis of that false record। तो यहां पे what he has done, he has committed cheating। theft नहीं होगा, misappropriation नहीं होगा, this is cheating। Who among the following is or are public servant according to section 21, जो अब section 2 clause 28 है BNS का, जो पहले 21 था अब वो 2 clause 28 ऑफ BNS है। हमें बताना है कि इनमें से कौन पब्लिक सर्वेंट होंगे, बट द आंसर हियर इज डी, because member of parliament, member of legislative assembly, chief minister, prime minister, according to the language they are not considered as public servant। आगे देखेंगे, in which of the following cases the privy council differentiated between common intention and similar intention। ओके ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमें पता है इसका आंसर महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर होगा। सो ए एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस being ordered by that court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y, arrest Z। मतलब ए जो है वो कोर्ट ऑफिसर है, he was acting under the direction of the court। कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया था, ऑर्डर दिया था कि वाई को अरेस्ट करके लेके आओ। वो गए, उन्होंने अपनी तरफ से ड्यू इंक्वायरी की, मतलब गुड फेथ में एक्ट किया, बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वाई की जगह जेड को अरेस्ट करके लेके आ गए। क्या वो किसी ऑफेंस के लिए लाइबल होंगे? वेदर ए इज लाइबल फॉर एन ऑफेंस? नो, ही वॉज एक्टिंग अंडर the direction of the court। तो by virtue of section 16 of BNS he was acting under mistake of fact। तो अगर देखा जाए section 16, 17 यहाँ पे उसका एक्ट जो है it is justified by law। also अगर हम बात करें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो कोर्ट के ऑर्डर को मानना आपकी ड्यूटी होती है। सो बीइंग एन ऑफिसर ही इज बाउंड बाय लॉ, क्योंकि कोर्ट ने आपको डिस्क्रिशन नहीं ऑर्डर दिया है। तो अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर में इट इज योर ड्यूटी टू फॉलो दैट ऑर्डर, टू ओबे दैट ऑर्डर, एंड दस ही विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी ऑफेंस अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दैट इज सेक्शन 14 ऑफ BNS which was earlier section 76 of IPC। अब देखो, अगर यहां पे हमारे पास सेक्शन 16 BNS का ऑप्शन होता, अ पर्सन एक्टिंग अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता, हम उसको मार्क करते। बट क्योंकि सेक्शन 16 ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम 14 को मार्क करेंगे, बिकॉज ऑर्डर है, ऑर्डर को ओबे करना इज योर ड्यूटी। कमांड है कोर्ट का, कमांड को ओबे करना इज योर ड्यूटी, सो यू आर बाउंड बाय लॉ टू डू इट, और बाउंड बाय लॉ सेक्शन 14 ऑफ BNS में आता है। सो ही विल बी एक्सक्यूज्ड। A and B agreed to commit theft in C's house। मतलब उन्होंने अभी सिर्फ अग्री किया है कि हम जाके सी के घर में चोरी करेंगे, बट एक्चुअली में दे डिड नॉट कमिट द थेफ्ट। उन्होंने एक्चुअली में थेफ्ट कमिट नहीं किया, बट अग्री किया है। अग्री करना भी अपने आप में ऑफेंस है, एंड दैट इज बेसिकली द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब आप लोग यहां पे कंफ्यूज होगे कि हम ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को मार्क करें या फिर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी को मार्क करें। दिस विल बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बिकॉज अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी के लिए अग्रीमेंट के साथ साथ देयर हैज टू बी सम एक्ट इन द परस्यूएंस ऑफ अग्रीमेंट। यहां पे अग्रीमेंट के अलावा और कुछ नहीं किया गया है, तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा, इट विल बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मियर अग्रीमेंट। ऑल राइट, आगे देखेंगे। So waging war, attempting to wage war, abetting to wage war against the government of India is punishable under which section? अब पहले ये सेक्शन 121 ऑफ IPC हुआ करता था, which is now basically section 147 ऑफ BNS। that is the correct answer, again direct है ये। punishment for rioting under IPC में भी वही punishment थी, BNS में भी वही punishment है, which is basically 2 years
with fine or both, so C is the correct option. आगे देखेंगे, A being legally bound to produce a document before the district court intentionally omits to produce the same. उसको कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था, he was bound by it, but he omit और इंटेंशनली उसने वो प्रोड्यूस नहीं किया, इंटेंशनली omitted to produce the same. What offense he has committed? उसने कौन से सेक्शन में ऑफेंस कमिट किया है? So this is an offense under section 200. This is 210. So this is section 210, intentional omission to produce the document. All right. आगे देखेंगे, threatening or inducing any person to give false evidence is punishable under section, जो पहले section 195 हुआ करता था, which is now section 232 of BNS. All right. Again direct question था ये भी. A sees B drowning. A ने देखा B डूब रहा है, but he does not save him. B is drowned. A ने देखा B डूब रहा है, बट उसने उसको नहीं बचाया, जिसकी वजह से B डूब गया. अब क्या A ने यहां पे कोई ऑफेंस कमिट किया है? द आंसर इज ऑप्शन सी, नो ऑफेंस, बिकॉज ऑफेंस तभी होगा जब A का ओमिशन एक इलीगल ओमिशन हो. यहां पे किसी को ना बचाना is basically not an illegal omission, because for illegal omission what is required, there must be a legal duty, a person must be bound by law to do something. जब उसको omit किया जाता है, that is illegal omission, जो यहां पे नहीं है. इसीलिए for not saving B, he will not be held liable for any offense. लेकिन हाँ, यहीं पे अगर A लाइफगार्ड होता और तब वो बी को नहीं बचाता, then he would have breached his duty and वो फिर illegal omission के अंदर आ सकता था. But here he will not be liable for any offense. A causes Z to go within a walled space. Walled space का मतलब है हम एक circumscribing limit की बात कर रहे हैं. किसी को एक circumscribing limit में confine करना, लॉक कर देना, उसने उसको अंदर लॉक कर दिया. वॉल्ड मतलब एक सर्कमस्क्राइबिंग स्पेस में उसको भेजा और अंदर लॉक कर दिया. वी ऑल नो दिस इज द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे. ए अनलूज्ड द मजल ऑफ अ फेरोशियस डॉग. अगेन जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उनको क्लियरली याद आ जाएगा, ये भी एज इट इज इलस्ट्रेशन है आपके बैरक का. सो ए अनलूज्ड द मजल of a ferocious dog, intending or knowing or believing that it would be likely that he may thereby cause of attacking B by the dog. Now A has committed assault. उसने अपने डॉग का जो बेल्ट था, मजल, उसको अनलूज करना शुरू कर दिया. उसका इंटेंशन था कि अगर ये पूरी तरीके से अनलूज हो जाएगा तो ये जाके बी पे अटैक करेगा. This is basically assault, because ये करके इस gesture से he is trying to create a reasonable apprehension in the mind, so this will amount to assault. All right, आगे देखेंगे 41 में, which section has defined thug. अब अगर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो ठग की डेफिनेशन यहां पे पूछी गई है, जो आप पहले आईपीसी में तो पढ़ते थे, बट नाउ इट इज नॉट देयर अंडर बीएनएस. बीएनएस में ठग की डेफिनेशन को रिटेन नहीं किया गया था. इट इज नॉट देयर इन बीएनएस. वी शुड नो दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन कॉइन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230, मतलब काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉइन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. व्हाट इज इंडियन कॉइन? सो अ कौड़ी, लंप ऑफ अनस्टैम्प्ड. अनस्टैम्प्ड है तो ये नहीं होगा, कौड़ी है. दिस इज ऑल्सो नॉट स्टैम्प, क्योंकि कौड़ियां पहले के जमाने में यूज हुआ करती थी, वो स्टैम्प्ड नहीं होती है बाय द गवर्नमेंट. ऑल राइट, इसीलिए फरुखाबाद रुपी इज द करेक्ट आंसर हियर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज, अब नाउ हमें पता है जब हम 101 एक्सेप्शन 1 की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहां पे क्लियरली एक्सप्लेनेशन में बोला गया है
that grave and sudden provocation is a question of fact. That means it is completely circumstantial. आगे देखेंगे, criminal breach of trust has been defined under. अब criminal breach of trust BNS की अगर बात करें तो BNS के सेक्शन 316, इसको 316 कर लेंगे, सेक्शन 316 के अंदर डिफाइन किया गया है 316 ऑफ BNS. मैच द फॉलोइंग, हमें केसेस को इन कॉन्सेप्ट से मैच करना है. सो इंसैनिटी एज अ डिफेंस, ये हमें पता है, वेरी फेमस केस आर वर्सेस मैकनॉटन. तो अगर ए की बात की जाए तो ए पे लगेगा 2. कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड केस यहां पे है which is basically Emperor versus बरेंद्र कुमार घोष judgment. So 1. Necessity से related landmark case is Dudley and Stephen. So 4. Murder, grave and sudden provocation से related we all know KM Nanavati judgment is there. So 3. 2143 is the correct series here. 2143. Option A is the correct answer. नेक्स्ट पे आएंगे, विच सेक्शन प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन द कोर्ट. तो अगर बीएनएस की बात की जाए, सेक्शन 246 ऑफ बीएनएस डील्स विद द सेम. नेक्स्ट देखेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ इज रेप इफ द वाइफ इज बिलो 18 ईयर्स. अब आपको पता हो पहले ये 15 ईयर्स हुआ करता था. इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको 15 की जगह 18 कर दिया गया है. सो 18 इज द करेक्ट आंसर. पनिशमेंट फॉर थेफ्ट अंडर आईपीसी में एक्सटेंड अप टू 3 इयर्स एज वी ऑल नो. लेकिन हाँ, अगर बीएनएस की बात की जाए तो थेफ्ट की पनिशमेंट में फर्स्ट कन्विक्शन वाली तो 3 साल तक की ही है, बट अगर आप देखोगे उसमें एक और सेंटेंस ऐड कर दिया गया है, दैट इन केसेस ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के केसेस में थेफ्ट की पनिशमेंट में जो पहले नहीं दिया गया था अब वो दिया गया. सो दैट इज अ चेंज, बट यहां पे आंसर विल बी 3 इयर्स. सुरेश इज अ पुअर स्टूडेंट. ही फाइंड्स अ लेटर ऑन द रोड कंटेनिंग अ बैंक नोट. फ्रॉम द डायरेक्शन एंड कंटेंट्स ऑफ द लेटर ही लर्न्स टू whom the note belong. मतलब उसको पता है कि वो नोट किसका है. स्टिल जानते हुए he uses that note for buying some books. Now here Suresh has committed. He has committed the offense of dishonest misappropriation of property. And the last question, which section of IPC लिखा है but BNS defines dacoity. So अगर dacoity के लिए देखा जाए, so it's section 310 of BNS defines डेकोइटी. डेकोइटी की डेफिनेशन 310 ऑफ बीएनएस में दी गई है. तो ये हमने 50 क्वेश्चंस देखे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आपके पीवाईक्यूज ही हैं ये एपीओ के, बट माय मेन मोटिव वाज टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द पैटर्न व्हिच इज बेसिकली एक्सपेक्टेड इन योर बिहार एपीओ एग्जामिनेशन. तो ये सारे क्वेश्चंस देख के हमें पता लगा कि आपके एग्जाम में बीएनएस के सेगमेंट में से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन एंड इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अकॉर्डिंगली प्लीज मेक योर स्ट्रैटेजी एंड रीड द बेयर एक्ट, रीड द प्रोविजंस अकॉर्डिंगली. सो प्रिपेयर वेल, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू.